हेलो ट्वेल्थ क्लास बच्चों, आज हम पॉलिटिकल साइंस की फ़र्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन करेंगे, शीत युद्ध का दौर। ये एक तरह से हम रिवीजन वर्क कर रहे हैं और जो भी मैं आपको इसमें समझाऊंगी, इस लेसन के बारे में बताऊंगी आपको, उसी में से मैं आपका एक टेस्ट लूँगी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा और इसको जो है अच्छे से मतलब पढ़ना भी है। ठीक है, तो शीत युद्ध का दौर। तो सबसे पहले जो है शीत युद्ध क्या है, और शीत युद्ध का दौर हम यानी कि शीत युद्ध का समय, जिसे हम इंग्लिश में कोल्ड वॉर कहते हैं। तो कोल्ड वॉर का मतलब क्या है या शीत युद्ध का मतलब क्या है, और किस समय को हम शीत युद्ध का दौर के नाम से जानते हैं, ये कब हुआ। बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं आपके सामने जो कि आएंगे। तो जो चीज़ें इसमें याद करने के लायक हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, और जो समझने के लिए ज़रूरी हैं आपके। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब तक की, दूसरे विश्व युद्ध यानी कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की हम इसमें बात करेंगे। आपको पता है 2 विश्व युद्ध अब तक हो चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक चला था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2 गुट में पूरा विश्व बट गया था। जैसे एक तरफ था आपका ये जिसको मैंने कहा था JAT, हम इस नाम से उसको जानते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की। और एक तरफ था, हम उसको बर्फ़ कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और फ्रांस। तो इस तरीके से ये 2 गुट में बट गया था, और जो जीत हुई थी वो बर्फ़ की हुई थी, यानी कि ब्रिटेन, रूस, अमेरिका और फ्रांस की। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है। और उसके बाद जो है दूसरा विश्व युद्ध हुआ। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक चला था ये। इसमें भी जो है पूरा वर्ल्ड 2 गुट में बटा था, और इसके भी बहुत सारे कारण थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, क्या कारण थे। पहला कारण तो यही था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया था, उसके साथ उसके ऊपर मतलब एक तरह से बहुत सारे वो भी लगा दिए थे, फ़ाइन भी लगा दिए थे। तो ये भी एक कारण था, और भी बहुत सारे कारण थे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो 1939 से 1945 का जो पीरियड था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था, और इसमें भी जो है 2 गुट में विश्व बटा हुआ था। एक तरफ था JJI, हम बोलते हैं JJI वैसे, और एक था आपका बर्फ़ी, हम उसको लेते हैं। तो इसमें इटली और शामिल हो गया था एक तरफ। तो एक यानी कि जर्मनी, जापान, इटली, और एक था आपका ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और अमेरिका। तो इस तरीके से 2 उसमें विश्व बट गया था। और इसमें जो है अमेरिका और ये जो इसको हम क्या कहते हैं, एक तरफ धुरी राष्ट्र थे, एक तरफ थे मित्र राष्ट्र थे। तो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, तो जो मित्र राष्ट्र थे वो थे सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। मैं एक बात आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें इटली शामिल था, उसमें हम बर्फ़ी उसको बोलते हैं, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसको हम बर्फ़ बोलते हैं, जिसमें ये 4 कंट्री शामिल थे। ठीक है, तो उसको आप ज़रा करेक्ट कर लेना। धुरी राष्ट्र में जो था जर्मनी, जापान और इटली। तो जो धुरी राष्ट्र थे वो हार गए थे, और जो मित्र राष्ट्र थे वो जीत गए थे। एक चीज़ और है यहाँ पे, अमेरिका जो है बाद में शामिल हुआ था इसमें युद्ध में, वो पहले से इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, जब जापान ने कुछ उसके पर्ल हार्बर जो सैनिक अड्डा था उस पर बम गिरा दिए थे, उसके बाद अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो गया था। ये 1944 में शायद शामिल हुआ था, एग्जैक्ट नहीं मैं कह सकती। तो हुआ ये, मेन बात ये है इसमें कि जो मित्र राष्ट्र थे उन्हीं में से जो 2 कंट्री थे उन्हीं के बीच जो है कोल्ड वॉर चला, यानी कि शीत युद्ध उन्हीं 2 कंट्री के बीच चला, जिसमें सोवियत संघ, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई। तो शीत युद्ध का मतलब क्या है? शीत युद्ध का मतलब ये होता है कि एक इस तरह का युद्ध जिसमें हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाता, और जो कि एक विचारधाराओं की लड़ाई होती है, यानी कि बिना हथियार के युद्ध होना, मतलब एक तनातनी सी रहना दोनों देशों के बीच। कारण क्या था दोनों देशों के बीच युद्ध होने का?
इस तरह का शीत युद्ध का, क्योंकि दोनों देशों की विचारधाराएं अलग थी। तो शीत युद्ध को अगर हम परिभाषा देते हैं तो शीत युद्ध इस तरह का युद्ध होता है जिसमें कोई हथियारों का प्रयोग नहीं होता, लेकिन दोनों ही देशों के बीच एक तनातनी सी रहती है, युद्ध के जैसा माहौल रहता है। तो ये एक शीत युद्ध होता है, इसको हम ठंडा युद्ध कहते हैं क्योंकि इसमें कोई हथियारों का प्रयोग नहीं होता। ये एक तरह की विचारधाराओं की लड़ाई होती है। अब जो रूस था उसकी विचारधारा थी समाजवादी, और जो अमेरिका था उसकी विचारधारा थी पूंजीवादी। वो कैपिटलिज्म था उसमें, और रशिया में जो था कम्युनिस्ट था। अब कम्युनिस्ट जो होते हैं यानी साम्यवादी जिन्हें हम कहते हैं, उसमें से मैं एक अंतर बता देती हूँ, पूंजीवादी और समाजवादी में क्या अंतर होता है। जो समाजवादी या हम साम्यवादी कहें वो क्या होता है, उसमें कि सारे भी संसाधन, जितने भी संसाधन होते हैं उन पर सभी पर राज्य का नियंत्रण होता है, यानी कंट्रोल होता है। लेकिन जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें जो है राज्य का नियंत्रण कम होता है, बल्कि प्राइवेट लोगों का नियंत्रण ज़्यादा होता है। हालांकि राज्य उस पर नज़र रखता है, उसमें ज़्यादा फ्रीडम होती है लोगों को। तो ये एक विचारधारा की लड़ाई थी, दोनों ही में विचारधाराएं अलग अलग थी। और सोवियत संघ रूस जो है वो 15 स्टेट्स को मिलाकर सोवियत संघ रूस बना था। उसमें 15 जो हैं ये राज्य देश शामिल थे, जिसमें चेचन्या और आपका लिथुआनिया और यूक्रेन, इस तरीके से। तो ये इसको हम इसलिए हमको इसको बोलते हैं यूएसएसआर, यूएसएसआर यानी यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक रूस, वो रिपब्लिक नहीं रूस, यानी यूनियन सोशलिस्ट और आपका ये सोवियत रूस, इस तरीके से इसको हम बोलते हैं। तो ये एक देख लीजिए जो मित्र राष्ट्र थे उन्हीं के बीच जो है कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक 2 सुपर पावर जो है निकलकर सामने आए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में 2 महाशक्तियाँ सामने आई निकल कर के, यानी कि पूरा विश्व 2 महाशक्तियों के बीच बट गया। उसमें था आपका सोवियत संघ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। अब बात ये भी आती है कि जब ये चारों ही कंट्री जीते थे तो इसमें फ्रांस और ब्रिटेन जो है सुपर पावर क्यों नहीं बने, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है। तो फ्रांस और ब्रिटेन इसलिए सुपर पावर नहीं बने क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन पहले से ही युद्ध में शामिल थे, पहले से ही वो और भी लड़ाइयाँ होती आ रही थी, फ्रांस की क्रांति हो रही थी, उधर ब्रिटेन भी जो है बहुत पहले से युद्ध में, तो पूरी तरह से इकोनॉमिकली जो है ब्रिटेन और फ्रांस टूट गए थे, इसलिए ये सुपर पावर नहीं बने। अब आ जाइए दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात 2 महाशक्तियों का उदय हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। इन दोनों के बीच जो लड़ाई थी वो पूंजीवादी विचारधारा और एक समाजवादी विचारधारा को लेकर थी, ये मैंने आपको बता दिया है। और ये दोनों ही अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों महाशक्तियाँ क्या करने लगी, अन्य देशों के साथ संधियाँ करने लगी और संधि संगठन करने लगी। तो अमेरिका ने जो है सैन्य संगठन किया नाटो 1949 में, उस समय नाटो में जो है 12 सदस्य थे। इसी के अगेंस्ट जो है सोवियत संघ ने भी एक संधि संगठन किया, वार्सा पैक्ट 1955 में। फिर उसके बाद अमेरिका ने सीटो किया, SEATO, ठीक है, और उसके बाद सेंटो, ठीक है। तो इस तरीके से सीटो सेंटो 1954 में हुआ सीटो, और सेंटो जो है 1955 में हुआ। और अपना ये दोनों ही देश जो हैं पूरी दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे, और ये अपना एक तरह से ये देख रहे थे, प्रॉफिट देख रहे थे कि किस तरह से इनको लाभ प्राप्त हो। तो दोनों ही जो हैं ये बड़े बड़े जो ये हैं आपकी शक्तियाँ जो हैं, महाशक्तियाँ जो हैं, ये क्या चाहती थी कि पूरे विश्व में इनका दबदबा रहे। अब बात ये है कि एक ही म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, लेकिन क्या है, दोनों ही में एक होड़ लगी हुई थी कि मैं तुझसे ज़्यादा सुपर पावर, वो कहता है मैं तेरे से ज़्यादा सुपर पावर, यानी कि हाँ दोनों ही आप में एक तरह का ये कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ था कि मैं तेरे से ज़्यादा पावरफुल हूँ, अमेरिका कहता है मैं तेरे से ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो इस तरीके से इनमें ये एक कारण था कि कोल्ड वॉर इनके अंदर था। और दूसरी बात ये थी कि ये दोनों ही महाशक्तियाँ जो हैं छोटे छोटे देशों पर को अपना साथ रखना चाहती थी। अब छोटे छोटे देशों से इनको क्या फ़ायदा हो सकता था, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये दोनों महाशक्तियाँ जो हैं छोटे देशों को अपने साथ क्यों रखना चाहती थी।
तो छोटे देशों को तो इनसे फ़ायदा है कि भाई बड़ी महाशक्तियाँ हैं, इनसे आर्थिक सहायता भी मिलेगी, सैनिक सहायता भी मिलेगी और टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, इसलिए जो छोटे कंट्री थे वो इनके साथ रहना चाहते थे। देखिए इनको उनसे क्या फ़ायदा था कि जो ये उनको अपने साथ रखना चाहती थी, तो उसका कारण ये है कि छोटे छोटे कंट्री थे, उनके पास मिनरल्स थे, उनके पास संसाधन थे, तो उनके संसाधनों का ये प्रयोग करना चाहते थे, इसलिए उन छोटे देशों पर ये अपना कंट्रोल करना चाहते थे। दूसरा कारण ये है कि इनको एक मार्केट भी चाहिए। अब इनके पास अगर हथियार है तो उनको ख़रीदने वाला भी होना चाहिए, तो एक मार्केट भी इनको मिल गई छोटे देशों पर कब्जा करके। दूसरा ये उनके साथ सैनिक अड्डे बनाना चाहते थे। सैनिक अड्डे इसलिए कि अगर मान लीजिए कोई कंट्री अमेरिका के पास है और उस कंट्री में कम्युनिस्ट है, यानी साम्यवादी विचारधारा का शासन है, तो रशिया उस पर जो है अपना कंट्रोल रखेगा और वहाँ पर वो सैनिक अड्डा बना सकता है, वहाँ पर हथियार छुपा सकता है, जैसे आज की डेट में चाइना जो है पाकिस्तान के साथ कर रहा है। ठीक है ना, कि चाइना ने पाकिस्तान को क्यों उसके को मतलब फेवर दे रहा है, और तो और देखिए नेपाल को भी, तो वो क्यों, क्योंकि वो हमारे अगेंस्ट उनको अपना एक सैनिक अड्डा बना रहा है कि चारों तरफ से इंडिया को घेर लो। तो उस समय भी इस तरह की ही पॉलिसी चल रही थी कि दोनों ही देशों में एक हुड लगी हुई थी और वो छोटे छोटे कंट्रीज़ पर अपना कंट्रोल करना चाहते थे, और दोनों ही तरफ से एक दूसरे से, छोटे कंट्री इनसे लाभ उठाना चाहते थे और ये छोटे देशों से लाभ उठाना चाहते थे। आपसे क्वेश्चन है नाटो, सीटो, सेंटो, इनका आपको पूरा नाम लिखना है। ठीक है, ये मैं यहाँ आपको नहीं बताऊंगी। ये मैंने आपको करा दिया कि छोटे देश भी सुरक्षा, हथियार और आर्थिक मदद की दृष्टि से महाशक्तियों के साथ जुड़े रहना चाहते थे, और परमाणु संपन्न होने के कारण दोनों ही महाशक्तियों में रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर प्रतिबंधिता थी, यानी तनाव की स्थिति बनी रही लेकिन युद्ध नहीं होगा। युद्ध इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों ही कंट्री जो हैं वो परमाणु संपन्न थे। अगर युद्ध हुआ तो मतलब एक तरह से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आपने देख लिया होगा कि किस तरह से हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराए थे, पूरे शहर मतलब जो है ख़त्म हो गए, और इसी तरह से फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ था इन दोनों नगरों के ख़त्म होने के बाद। और ये दोनों नगर कहाँ के थे? जापान के। तो महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या लाभ थे, ये एक क्वेश्चन आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करना, सैन्य ठिकाने स्थापित करना, आर्थिक सहायता प्राप्त करना, भू क्षेत्र, ताकि महाशक्ति अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सकें। तो ये एक तरह से महाशक्ति कौन यहाँ पर? अमेरिका और रूस, इन दोनों को, इन छोटे देशों से ये लाभ थे। अब शीत युद्ध के दायरे क्या थे, यानी कि शीत युद्ध के क्या दायरे थे, कहाँ तक एक लिमिटेशंस थी कि मतलब शीत युद्ध कहाँ तक रहा। तो पहला है इसका 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी। बर्लिन जर्मनी की एक वो है वो राजधानी, और ये क्या हुआ था, बर्लिन जो है वो जर्मनी जो है दो भागों में बंट गया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। ये जर्मनी का एकीकरण बाद में हुआ था क्योंकि दोनों ही महाशक्तियों ने, पश्चिमी जर्मनी पर एक तरह से कंट्रोल अमेरिका का हो गया था और पूर्वी जर्मनी पर जो है रशिया का हो गया था, क्योंकि जर्मन जो है हार गया था इसमें दूसरे विश्व युद्ध में। और 1948 में एक तरह से बर्लिन की नाकेबंदी हुई, तो इसमें दोनों ही कंट्रीज़ में क्या है, तनातनी तो हुई लेकिन युद्ध नहीं हुआ, वो एक दायरे तक सीमित रहा। इसी तरह से 1950 में कोरिया संकट भी हुआ। कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। आप आज भी देख सकते हो कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में किसका वो है, आपने सुना ही होगा नाम, कौन है वो, जिम किंग जो भी है, तानाशाह, ठीक है, ये आप जानते हो। वहाँ पे साम्यवादी शासन है, और साम्यवादी में इस तरह से ही होता है, कोई फ्रीडम नहीं होती। चाइना में भी साम्यवादी है आज की डेट में, तो वहाँ पे प्रेस वगैरह पे सरकार का ही कंट्रोल होता है। तो मेन ये होता है साम्यवादी में कि राज्य का ही नियंत्रण होता है सभी उस पर, संसाधनों पर। और एक चीज़ बड़ी उसकी बात है, मज़े की बात है कि देखिए सोवियत संघ रूस में सभी को राइट टू वर्क था, कोई मतलब बेरोज़गार नहीं था, उसके बावजूद भी सोवियत संघ का विघटन हुआ। ये आप सेकंड लेसन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो हम शीत युद्ध में ही चलते हैं कि किस तरीके से मतलब अंत होगा, वो तो बाद में बताएंगे। तो 1954 से 1975 तक वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप होता रहा। अब आज की डेट में आप देखते हो ना सीरिया में क्या हो रहा है, वहाँ अमेरिका उसके जो है पब्लिक को सपोर्ट कर रहा है, तो रशिया जो है वो उसके शासक को सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से इनके मतलब आपस में जो है तनातनी सी चलती रहती थी, और ये तनातनी तो रहती थी लेकिन युद्ध नहीं होता था। वो एक
दायरे तक सीमित रहता था। ये एक तरह से दायरे होते हैं कि भाई कोल्ड वॉर जो भी हुआ वो भी एक दायरे तक सीमित रहा, वो इससे आगे नहीं गया। ऐसे ही 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप और 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट तो एक तरह से शीत युद्ध का चरम बिंदु बन गया था। अगर हम कहें कि जो ये बर्लिन की दीवार जो है वो जो है शीत युद्ध का एक वो था, इंडिकेशन था, तो ऐसे ही जो ये है क्यूबा मिसाइल संकट तो बिल्कुल ही चरम बिंदु बन गया था। ऐसा लग रहा था कि क्यूबा का संकट में इतनी तनातनी हो गई थी दोनों तरफ से कि तीसरा विश्व युद्ध होगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी उस समय, लेकिन फिर भी ये जो भी प्रॉब्लम आई थी वो टल गई थी। ये क्यूबा मिसाइल संकट जो है क्या है, क्यूबा एक छोटा सा 1962 में हुआ था, और क्यूबा जो है ये एक छोटा सा द्वीपीय देश है। ये यहाँ पर अमेरिका के पास है, मतलब अमेरिका से लगा हुआ है। अगर आप मैप में देखोगे तो अमेरिका से लगा हुआ है, छोटा सा द्वीपीय देश है। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पर साम्यवादी शासन था। यहाँ का शासक था फिदेल कास्त्रो। तो फिदेल कास्त्रो, और उधर था जो ये आपका रशिया का शासक था, उधर आपका जॉन एफ कैनेडी था अमेरिका का। ठीक है, रशिया का आप मुझे बताओगे कौन था? मैंने दो के नाम आपको बता दिए, मैंने आपको कराया हुआ है रशिया में कौन था उस समय। ठीक है, तो इन दोनों ही उसमें क्या है, रशिया ने क्या करा, क्यूबा में अपने जो है सैनिक अड्डा बना लिया। अब ये बात अमेरिका को पता चल गई कि भाई क्यूबा को जो है सैनिक अड्डा बना लिया है, और इस तरीके से उसने वहाँ पर हथियार लगा रखे हैं। अब उधर जॉन एफ कैनेडी ने जो है रशिया के प्रेसिडेंट के ऊपर वहाँ पर तनातनी हो गई, और दोनों तरफ से जो है मिसाइलें तन गई कि भाई या तो अपना यहाँ से हटाओ ये परमाणु हथियार और सैनिक जो भी आपने यहाँ पे हथियार रखे हुए हैं, नहीं तो युद्ध हो जाएगा। और हार कर मतलब हुआ ये कि रूस ने जो है वहाँ से अपने हथियार हटा लिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्यूबा मिसाइल संकट जो है वो युद्ध नहीं हुआ, युद्ध के जैसी स्थिति बन गई थी, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से फिर भी शॉर्ट आउट हो गई। तो ये एक शीत युद्ध के दायरे थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दायरे कौन कौन से थे। हंगरी में भी सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ था, और आपको देखें तो ये आपका एक अफ़गानिस्तान में इसमें मतलब युद्ध चलता रहा था काफ़ी लंबा बहुत। तो इस तरीके से सोवियत संघ मतलब ये अपने देशों की मदद करने के लिए भी काफ़ी खर्च करते थे हथियारों पर। हालांकि सोवियत संघ की जो है रेड आर्मी बहुत उस समय की बहुत पावरफुल आर्मी थी, लेकिन फिर भी ये सब हुआ। अब इसी में क्या है, दो ध्रुवीयता को चुनौती दी गई। अब चुनौती किसने दी? शीत युद्ध चल रहा है, पूरा जो विश्व है दो गुटों में बटा हुआ है, एक तरफ रशिया है, एक तरफ अमेरिका है। अब एक तीसरी दुनिया आती है जिसे हम कहते हैं नॉन अलाइनमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। उसमें आपकी तीसरी दुनिया के देश होते हैं। तीसरी दुनिया के वो देश होते हैं जो नए नए आज़ाद हुए थे, उनमें से भारत भी है, और जो कि किसी भी गुट में शामिल होना नहीं चाहते थे, और जो दोनों ही गुटों से अपना मतलब एक तरह से लाभ उठाना चाहते थे, और दोनों के साथ ही मिलकर चलना चाहते थे। तो उसको हम बोलते हैं तीसरी दुनिया के देश। पहली दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश और तीसरी दुनिया के देश। तो तीसरी दुनिया के देश जो हैं वो एक तरह से विकासशील देश हैं, वो मतलब विकसित नहीं है। पहली और दूसरी दुनिया के देश में जो हैं विकसित कंट्रीज आते थे। तो पहली में आपका जो है अमेरिका है, दूसरी में जैसे रशिया है, और तीसरी में भारत। तो इस तरह से नॉन अलाइनमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो है स्थापना होती है। जो भी स्वतंत्र राष्ट्र हैं वो मिलकर अपनी प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिए वो तीसरा विकल्प था गुट निरपेक्ष आंदोलन, और इसने भी शीत युद्ध के समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था 1961 में बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया की राजधानी में हुआ था, जिसकी नींव 1955 में एक एफ्रो एशियाई सम्मेलन में रखी गई थी। उस सम्मेलन का नाम है बांडुंग सम्मेलन, जिसकी नींव रखी गई थी, मतलब चर्चा हुई थी, लेकिन इसका फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। तो इस तरीके से इस आंदोलन के संस्थापक देश व नेता जो हैं वो हैं, पहले आप अगर हम देखें तो इनको हम कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि इंडिया के थे और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, कर्नल नासिर जो कि मिस्र के हैं थे, और डॉक्टर सुकर्णी जो कि इंडोनेशिया
और मार्शल टीटो, जो कि यूगोस्लाविया हम याद करते हैं ना, टीटो, नासिर, नेहरू, और वामे एनक्रुमा जो कि घाना के। तो ये 5 जो हैं संस्थापक नेता भी पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी देश भी पूछ लिए जाते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किसने की और कौन से सम्मेलन में हुई और इसकी नींव कब रखी गई। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 17वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन वेनेजुएला में हुआ। तो ये आप पढ़ लेना एक तरह से कि किस तरीके से सम्मेलन हुआ, क्योंकि फर्स्ट सम्मेलन जो हुआ था 1961 में हुआ था और हर 5 साल में 4 साल में सम्मेलन चलते रहते हैं। इस समय जो उसके सदस्य संख्या 120 हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। गुटनिरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, और ये भारत की विदेश नीति भी है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की विदेश नीति क्या है, वो है गुटनिरपेक्षता की नीति। आज के समय में तो खैर कोई और गुट नहीं है, लेकिन उस समय जब विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था तो उस समय नॉन अलाइनमेंट की नीति ने, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और भारत ने बड़ा सही ये निर्णय लिया था कि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, क्योंकि दोबारा से गुलाम बनना नहीं चाहता था भारत। तो ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, जिसको हम बोलते हैं NIEO। ये इसके ऊपर बहुत ज़रूर आता है क्वेश्चन। 1972 में इसकी वो स्थापना हुई थी, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। इस नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में ये है कि जो विकासशील कंट्रीज़ हैं उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो उनको भी जो है डेवलप कंट्री यानी विकसित देश जो है वो टेक्नोलॉजी देंगे और उनके माल को भी, उनके सामान को भी वो अपने यहाँ पर मतलब ख़रीदेंगे, यानी कि बाज़ार देंगे। ऐसा नहीं है कि वो एक तरह से उनको कोई टेक्नोलॉजी नहीं दें और उनको नेगलेक्ट करें। तो ये नई एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनी थी। UNO ने के व्यापार एवं विकास आंदोलन, इसको हम अंकटाड भी बोलते हैं, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। तो ये विकास के लिए एक नई व्यापार नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, ताकि धनी देशों द्वारा नए स्वतंत्र गरीब देशों का शोषण ना हो सके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, यानी विकास के लिए नई व्यापारिक नीति की ओर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसमें जो है विकसित देश विकासशील देशों की मदद करेंगे, उनको टेक्नोलॉजी देंगे और उनका जो है टैक्सेस भी कम लगाएंगे उनके सामान पर, उनके जो माल को अपने मार्केट में आने की परमिशन देंगे। ठीक है, तो अब भारत और शीत युद्ध के दौरान भारत ने 9 स्वतंत्र देशों का नेतृत्व किया तथा अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा किया और दोनों महाशक्तियों के मतभेदों को भी दूर करने का प्रयास किया। और ये कुछ संधियाँ हुई थी जिनको हम बोलते हैं शस्त्र नियंत्रण संधियाँ, LTBT, सीमित परमाणु परीक्षण संधि 5 अगस्त 1963, सॉल्ट यानी सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 26 मई 1972, स्टार्ट यानी सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, और ये एक CWC, BWC यानी बायोलॉजिकल वेपन, और एक जो है केमिकल वेपन्स, जैविक हथियारों पर, रासायनिक हथियारों पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए संधियाँ हुई। ये हथियारों पर जो है शस्त्र नियंत्रण पर करने के लिए संधियाँ हुई थी कि वे कोई भी परमाणु हथियार, इस तरह के हथियार जो है परीक्षण नहीं करेंगे। लेकिन ये कुछ संधियाँ इस तरह की थी जो केवल जो डेवलपिंग कंट्रीज़ यानी विकासशील देशों पर ही लागू होती थी, इसलिए कुछ कंट्री ने उन पर साइन नहीं किए। मैं बाद में आपको समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। और जो भी मैं इसमें जो ये नोट्स हैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन दूंगी इसी में से दूंगी, और कोई पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है बच्चों, और मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन बीच में पूछे थे वो भी ध्यान रखना। ठीक है, अच्छे से तैयारी करना, इसी में से मैं आपका टेस्ट दूंगी। थैंक यू।